नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम डिजिटल किसान में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल ने हम सभी की जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। वो महत्वपूर्ण काम जिनके लिए पहले हमें घंटों लाइनों में लगना पड़ता था, उनमें से ज्यादातर काम अब हम घर बैठे आसानी से अपने स्मार्टफोन पर कर सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसों का लेन देन। अब ना बैंक जाने का झंझट और ना ही पैसों के खो जाने या फिर चोरी हो जाने का डर। बस एक क्लिक पर अब पैसे कहीं भी भेजे जा सकते हैं, या फिर आपको जरूरत है तो आप अपने बैंक अकाउंट में कहीं से पैसे मंगवा भी सकते हैं। फोन पर आसानी से ये सभी काम हो जाएं, उसके लिए जरूरी है डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल साक्षरता। हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य भी यही है कि हमारे सभी किसान भाई बहन डिजिटली साक्षर बने। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को हमने 3 सेक्शंस में बांटा है। हमारा पहला सेक्शन है डिजिटल पाठशाला, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि ऑनलाइन पेमेंट एप्स का इस्तेमाल कैसे करें। हमारा दूसरा सेक्शन है अर्थ नीति, जिसमें बात होगी बैंकिंग और ट्रेडिंग की। और हमारा तीसरा और आखिरी सेक्शन है सरकारी योजनाओं से लाभ। इसमें हम कृषि से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेक्शन, जिसका नाम है डिजिटल पाठशाला। डिजिटल पाठशाला में आज बात करेंगे यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की। जानेंगे इसका इस्तेमाल कैसे करें, साथ ही ये भी जानेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट में होने वाले फ्रॉड से कैसे बचा जाए। और इस जानकारी को देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट साहिल गोयल। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। सबसे पहला सवाल यही कि अगर आसान भाषा में समझा जाए तो यूपीआई है क्या? जी बिल्कुल, अगर हम यूपीआई के बारे में बात करते हैं, यूपीआई एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक इंटरफेस है, ठीक है। इसको जो संचालित करता है वो एनपीसीआई है। एनपीसीआई जो है आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये जो है आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करता है, या उसी के द्वारा बनाया गया एक उपक्रम है। ये जो है पूरा उपक्रम जो है ये पूरा लेन देन के सिस्टम को देखता है और ध्यान रखता है कि डिजिटल पेमेंट जो है किस तरीके से हो रहा है, और इसी के द्वारा जो है इसको संचालित किया जाता है। इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप आप हमारे दर्शकों को समझाएं। इसकी एक टैगलाइन अगर हम देखते हैं जो गवर्नमेंट ने इसे बनाया गया है, इसका मीनिंग है मेकिंग इंडिया कैशलेस। देखिए, यूज करने का अगर हम तरीका देखते हैं तो सबसे पहले ये है कि हमारी जो केवाईसी होती है जो बैंक के अंदर है वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। मतलब बैंक के अंदर हमारा जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो एकदम प्रॉपर वे में रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो ऑनलाइन होना चाहिए, सबसे पहली बात। सेकंड चीज, अगर हम इसे डाउनलोड करते हैं ऐप के थ्रू तो प्ले स्टोर से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम भीम यूपीआई के नाम से हमें ये प्ले स्टोर पे मिलेगा। वहां से हम इसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसका जो प्रोसेस रहता है वो ये रहता है कि वो आपका नंबर वेरीफाइड करता है। सबसे पहले नंबर वेरीफाइड होने के बाद क्या रहता है कि वो नंबर वेरीफाइड होता है कि वो आपका रजिस्टर्ड नंबर है जो आपने बैंक में दिया हुआ है, ठीक है। देन वो क्या करेगा कि आपसे एक्सेस अलाउ मांगेगा आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स का और एसएमएस सेंडिंग करने के लिए। वो अगर वो एक्सेस वेरीफाइड हो जाता है, देन वो एक आपको जो है एक एसएमएस सेंड करेगा, एक कोड सेंड करेगा। वो कोड वेरीफाइड होने के बाद आपका जो है लॉगिन जो है उसमें सक्सेसफुली हो जाता है। देन इसका मतलब ये है कि उसने वेरीफाइड कर लिया कि यही जो नंबर है वो जो है बैंक अकाउंट से लिंक्ड है और वेरीफाइड मोबाइल नंबर है जी। अगर आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स भी हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके 3 बैंक अकाउंट भी हैं तो आप 3 बैंक अकाउंट भी आप इसके अंदर अपना जो है ऐड करके चल सकते हैं। ऐड करने के बाद यही प्रोसेस होता है, आपका एक लिंक क्रिएट हो जाता है। जैसे आपका जो मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर @UPI, ये एक आपका एक कोड बन जाता है। मतलब एक तरीके से जैसे हमारा एक बैंक अकाउंट नंबर होता है, इसी तरीके से ये एक हमारा कोड हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति हमें पेमेंट करना चाहता है, ठीक है, तो या अगर वो हमारा मोबाइल नंबर से पेमेंट कर सकता है, अदरवाइज हम उसे अपना मोबाइल नंबर प्लस @UPI जो हमारा कोड है, अगर हम उसे वो भी देंगे तो उसके थ्रू भी वो हमें पेमेंट कर सकेगा।
और ये जो पेमेंट होती है ये डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में आता है। बिल्कुल, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई वॉलेट के अंदर रहेगा और कहीं और जाएगा, ये डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में हिट होता है। बिल्कुल। यहाँ पे एक और सवाल बेहद जरूरी है, जो कि क्योंकि बहुत सारे तमाम लोग हैं, यूसेज तो जानते हैं इसका, लेकिन सिर्फ इस डर से क्योंकि फ्रॉड बहुत होते हैं ऑनलाइन, तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि ऑनलाइन पेमेंट में फ्रॉड ना हो लोगों के साथ? तो वो कौन सी सावधानियां हैं? जी बिल्कुल, अगर हम देखिए अगर फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो यहाँ पे इसमें हमें एक एम पिन का एक ऑप्शन मिलता है। जब हम सक्सेसफुली लॉगिन कर लेते हैं, हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस से सारी चीजों की वेरिफिकेशन हो जाती है, उसके बाद एक आप इसमें ना एक ऑप्शन आता है एम पिन का। एम पिन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका फैक्टर है। आप जो अगर 4 डिजिट का जो एम पिन है वो आप इसके अंदर आप लगाते हैं, उसके बाद क्या रहता है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो आपको वो तभी करना है जब आप उसको एम पिन के थ्रू करते हैं। कोई अदर व्यक्ति जो है बिना एम पिन के आपकी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। इसलिए ये चीज का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि एम पिन जो है हम किसी को ना बताएं। जैसे हम हमारे बैंक अकाउंट में हम देखते हैं कि हम एटीएम के जो पिन होता है वो हम किसी को नहीं बताते हैं, तो ये एक सुरक्षा कवच की तरह हमारा काम करता है। तो और जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका इमीडिएट आपको मैसेज और ईमेल आईडी के ऊपर ट्रांजैक्शंस की पूरी डिटेल आती है कि वो किस समय कहां पर और किस तरीके से हुई है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके का फ्रॉड होने का चांस नहीं रहता है। यहाँ पे एक और सवाल कि अगर हम फिजिकली हम किसी को लेन देन कर रहे हैं, अगर उसके बजाय हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो क्या कुछ उसके फायदे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ऑनलाइन डिजिटल वे में पेमेंट करते हैं तो उसके काफी ज्यादा फायदे रहते हैं। देखिए अगर हम कैश किसी से लेन देन करते हैं तो वहां पे कई बार हमें एक तो ये वो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी रहती है। स्कैन कोड के जरिए अगर हम पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक तो टाइम हमारा सेव करता है बिल्कुल हर तरीके से। पेमेंट्स बहुत जल्दी होते हैं और फास्ट होता है उसके अंदर। अगर मेरे को किसी को पेमेंट ऑनलाइन भी करना है, जैसे मेरे को बैंक के थ्रू भी पेमेंट्स करने हैं, तो मेरे को पहले क्या सिस्टम रहता था कि पहले मैं उसका बैंक अकाउंट लेता था, उसको ऐड करता था, ऐड बेनिफिशियरी ऐड होता था, उसको 1 दिन का समय लगता था बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस में ऐड होने के लिए, देन मैं उसे पेमेंट कर पाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट करता हूं तो मुझे सिर्फ उसका यूपीआई आईडी चाहिए, पेमेंट जो है इमीडिएट बेसिस पे ट्रांसफर हो जाता है। दूसरी चीज कैश के बेस में अगर मैं बात करता हूँ, कई बार जैसे लूज मनी नहीं होता, जैसे मेरे को अगर 51 रुपीज पे करने हैं या 49, तो इस तरीके के जो पेमेंट्स होते हैं जहां पे हम राउंड फिगर्स में नहीं होते तो वो थोड़े से जल्दी आपके हो जाते हैं। तो डिजिटल पाठशाला में आज हमने बात की यूपीआई की, जाना इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए और साथ ही ऑनलाइन जो पेमेंट आप करते हैं उसके फ्रॉड से कैसे बचें। अब बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट अर्थनीति की ओर। इस सेगमेंट में हमारे एक्सपर्ट साहिल गोयल जी ही हमें जानकारी देंगे बैंकिंग और ट्रेडिंग की, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ दूरदर्शन किसान पर। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है अर्थनीति। इसमें हम बैंकिंग और ट्रेडिंग के साथ जानेंगे कि हमारे किसान भाई बहन किस तरह से ऑनलाइन मंडी में अपना उत्पाद बेच सकते हैं। और हमारे एक्सपर्ट साहिल गोयल जी हमारे साथ पहले से ही मौजूद हैं। साहिल जी, सबसे पहला सवाल यही, क्योंकि आज हम बैंकिंग और ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो पहले बैंकिंग से शुरू करते हैं कि अगर किसी को बैंक में खाता खुलवाना हो तो क्या प्रोसीजर है इसका? जी बिल्कुल, अगर हमें बैंक के अंदर खाता खुलाना है तो उसके लिए सबसे यही रहता है कि हम अपनी कोई नजदीकी शाखा में जाएं जो बैंक का हो। वो सरकारी बैंक भी हो सकता है, प्राइवेट बैंक भी होते हैं, आजकल एनबीएफसी बैंक भी हैं जो जगह जगह उनकी शाखाएं खुली हुई होती हैं। तो हम किसी भी तरीके के बैंक में हम जाके जो है अपना बैंक अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं। बैंक अकाउंट के अंदर अगर हम देखते हैं तो
तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट रहता है। अगर हम पर्सनल जर्नल वे में अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए सेविंग अकाउंट ही खुलाया जाता है। उसके लिए जो एक केवाईसी होती है बैंक की एक अपनी, जिसके अंदर उसकी जो एक जर्नल इंफॉर्मेशन है वो सारी फिल की जाती है, जो यहाँ पे उसका नाम, एड्रेस, आप उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडीज़ वगैरह ये सब चीज़ें उसके अंदर फिल किया जाता है। इसके अलावा उसकी अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम देखते हैं तो अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड की डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं तो इन सब चीज़ों के प्रोसेस के थ्रू बैंक का जो प्रोसेस है वो वेरीफाइड करता है और उसके थ्रू जो है उसका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो क्या कुछ है? आपने बात की आधार की और आपने बात की पैन कार्ड की, इन दोनों के अलावा और कुछ क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए बैंकिंग के लिए? देखिए, वैसे तो आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने आप में एक सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन है इसके लिए, लेकिन फिर भी कभी कभार जैसे कई बैंक्स होते हैं वो आपका जो एड्रेस प्रूफ के लिए जो है आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन मांग लेते हैं। जैसे अगर आपका कोई रेंट एग्रीमेंट पे है कहीं पे तो वो उसका लेके चलते हैं कि आप रेंट एग्रीमेंट उसका आप देके चलें, या अगर ओनरशिप के लिए लेते हैं तो कहीं पे वो ओनरशिप के लिए भी लेके चलते हैं। जैसे अगर हमें गैस का कनेक्शन कोई अप्लाई करना है तो वहां पे जो है डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहां पे हमें जो है घर के ओनरशिप के डॉक्यूमेंटेशन भी देने रहते हैं। तो केवाईसी का जो प्रोसेस है, जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 या 3, वो थोड़े कॉमन रहते हैं, लेकिन कई बार क्राइटेरिया वाइज अगर हम गैस का कनेक्शन लेने जा रहे हैं तो वहां पे थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव और मैटर के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंजेस आ सकता है। क्या कुछ दस्तावेज हैं जो जरूरी है ट्रेडिंग के लिए? जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग के लिए, देखिए ट्रेडिंग के लिए अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ जो मैकेनिज्म है यहाँ पे 2 तरीके का है। एक जो होता है आपका इक्विटी सेगमेंट हो जाता है, एक आपका कमोडिटीज आता है। जो भारतीय शेयर बाजार है वो इक्विटीज का होता है, और उसके अलावा अगर कमोडिटी जो एग्रीकल्चर है वो एक हमारा दूसरा सेगमेंट होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये दोनों ही जो है हमारे जो आते हैं, ये दोनों सेगमेंट जो है गवर्नमेंट के अंदर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, अगर मैं इक्विटी की बात करता हूं तो देखिए इक्विटीज के अंदर क्या होता है कि आप 2 तरीके की ट्रेडिंग करते हो, एक आप फिजिकल ट्रेडिंग करते हो, एक आप फ्यूचर ट्रेडिंग रहती है। उसके लिए क्या रहता है कि अगर आपको जो है अपने नियरेस्ट कोई ब्रांच या मेंबर जो होते हैं जो सेबी के अकॉर्डिंग ऑथराइज्ड मेंबर होते हैं, जैसे आप लेके चले जो बीएससी एनएससी है, ठीक है, तो उनके जो ऑथराइज्ड मेंबर है वहां जाके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहां पे आपको उनकी जो केवाईसी होती है वो फिल करनी होती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा जो होता है आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स भी लगती हैं वहां पे कि आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो ये अगर आप प्रोसेस करते हैं देन जो है तो उनकी एक नॉमिनल फीस होती है उसको अकाउंट खुलवाने की, वो उसको चार्ज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका अकाउंट वहां पे ओपन हो जाता है। देन आप सेगमेंट सिलेक्ट करते हैं। सेगमेंट हो गया आपका, जैसे आपको इक्विटी मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो आप उसके लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, या अगर आपको कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको उसके लिए ट्रेड करने के लिए देते हैं। तो वहां पे जो है आपका एक डीमेट अकाउंट जो है ओपन हो जाता है, जिसके थ्रू ये सारी चीजों का लेन देन होता है। जी जी, आपने बात की है इक्विटी की और कमोडिटी की, तो अगर हम बात करें तो किसानों के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा है? इक्विटी में पैसा लगाना है फिर कमोडिटी में? जी बिल्कुल, अगर हम किसानों के नज़रिए से देखते हैं तो एग्रीकल्चर जो कमोडिटी के अंदर जो ट्रेडिंग है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहती है। मान लीजिए अगर एक किसान है जो आलू की पैदावार करता है और उसकी आलू की पैदावार को वो मंडी में जाके बेचना चाहता है, वो अगर उसको अच्छे भाव मिल रहे हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि ये यहाँ जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे इंडिया के जो भाव हैं वो यहाँ पे उसको दिखाई देते हैं, उसको पता लगता है। अगर उसको लग रहा है कि मंडी से अच्छे भाव जो है उसको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं तो वो अपना जो माल है या सौदा है वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकता है। तो इस तरीके से जो है उसको एक उचित भाव की जानकारी होती है। इसके अलावा उसे ये भी पता लगता है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्या क्या भाव जो है चल रहे हैं और उसकी फसल को कितना उचित दाम जो है मिल सकता है। आने वाले समय में भी उसको उसके लिए बेनिफिट रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 2 से 3 महीने के होते हैं, तो उसे पूरा अंदाजा लगता है कि 3 महीने बाद जो है उसकी फसल का उसे क्या दाम मिल सकता है, और वो उसका पूरी तरह बेनिफिट उठा सकता है। कि अगर उसको लग रहा है कि 3 महीने बाद जो है उसके दाम, फसल के दाम उसे कम मिलेंगे, तो वो आज ही जो है उसका सौदा करके उसका उचित भाव लेके बेनिफिट ले सकता है। इसलिए जो है एग्रीकल्चर कमोडिटी किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदे रहती है। तो बिल्कुल जो एग्रीकल्चर कमोडिटी से अगर हमारे किसान भाई बहन जुड़ते हैं तो उनको काफी फायदा होगा, क्योंकि उनको ओवरऑल जो देश है वहाँ अपनी जगह पे ही बैठे हुए उनको शेयर मार्केट के भाव पता चलेंगे, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके भाव पता चलेंगे, खेती में क्या अगर उतार चढ़ाव है तो वो घर बैठे ही उनको मालूम चल सकते हैं। आपने बेहद अच्छी जानकारी साहिल जी आज हमें दी है। हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर। आप आए हमारे स्टूडियो में और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो आपने देखा कितना आसान है किसी भी बैंक या फिर ट्रेडिंग के लिए खाता खुलवाना। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में जिसका लाभ हमारे किसान भाई बहन भरपूर उठा रहे हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो हम आप पहुंचे हैं अपने आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सरकारी योजनाओं से लाभ। तो आज हम बताएंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। इस योजना पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हिमांशु खत्री जो नाबार्ड में प्रबंधक हैं। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही कि क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसे संक्षिप्त में केसीसी भी कहा जाता है, ये एक भारत सरकार की योजना है जिसमें किसान को उसके दोनों ही जो अल्प अवधि के ऋण और दीर्घ अवधि के ऋण यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन जिसे कहा जाता है, ये प्रोवाइड किए कवर किए जाते हैं। अल्प अवधि के ऋण में किसान के उत्पादन से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इनपुट्स की खरीद, जैसे कि उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि, इन खर्चों को कवर किया जाता है। और इसके अलावा और भी मेंटेनेंस के खर्चे या विपणन या मार्केटिंग से संबंधित खर्चे या कंजम्पशन से संबंधित खर्चे, इनको भी कवर किया जाता है। लंबी अवधि के जो ऋण जो होते हैं, जो निवेश से संबंधित हैं, जैसे किसान को अपने खेती से संबंधित कोई निवेश से संबंधित कार्य करना है, जैसे कि लैंड डेवलपमेंट, माइक्रो इरिगेशन, लघु सिंचाई, या फिर कोई फार्म इक्विपमेंट खरीदना है, जैसे ट्रैक्टर को यूनिट लगानी है, तो ये लंबी अवधि के ऋण में गिने जाते हैं। तो ये दोनों ही जो अल्प अवधि और दीर्घ अवधि के ऋण हैं, ये केसीसी में इंक्लूडेड हैं। और इसी के आधार पर एक किसान की एक लिमिट तय की जाती है। जैसे एक अमूमन जैसे हम एक क्रेडिट कार्ड खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो उसमें हमारी एक लिमिट सेट की जाती है बैंक द्वारा। ऐसे ही किसान की एक लिमिट सेट की जाती है और उसके अंदर, लिमिट के अंदर, किसान बैंक से ऋण ले सकता है। जी हिमांशु जी, क्या इस योजना में कुछ नई गतिविधियां भी शामिल की गई हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना में? जी बिल्कुल। भारत सरकार ने कृषि गतिविधियों में की महत्वता को समझते हुए इसमें रिसेंटली इसमें जो पशुपालन और मछली पालन या मत्स्य पालन जिसे कहा जाता है, ऐसी गतिविधियों को भी शामिल किया है। तो जो किसान अपनी खेती के अलावा भी या सिर्फ पशुपालन में जैसे डेयरी हो गई, मधुमक्खी पालन हो गई, मुर्गी पालन हो गई, या इसके अलावा मछली पालन कर रहे हैं, तो उनके खर्चे भी केसीसी में सम्मिलित होते हैं और इनमें एक रियायती दर पे ऋण मिलता है। तो केसीसी जो है एक भारत सरकार द्वारा एक किसान को एक बहुत ही रियायती दर पर, जिसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे, बहुत ही समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण प्रोवाइड करता है। जी, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना में वो कौन से किसान हैं जो इसके लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं? जी बिल्कुल। किसान जो अपने ज़मीन पे खुद खेती कर रहे हैं वो इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा जिनको हम टेनेंट फार्मर्स कहते हैं, यानी कि जो काश्तकार हैं, जो वो भी इसमें सम्मिलित हैं। जो ओरल लेसीज हैं, जो मौखिक खेती कर रहे हैं, मौखिक रूप से जो एक एग्रीमेंट के अंदर खेती कर रहे हैं, या शेयर क्रॉपर जिसे कहा था, जुताईदार, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि स्वयं सहायता समूह, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, संयुक्त देयता समूह, ये सभी इसके अंतर्गत कवर्ड है। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया, जो किसान पशुपालन और मत्स्य पालन की गतिविधियां भी कर रहे हैं, वो भी केसीसी के अंदर सम्मिलित हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि इसे बनवाने के लिए क्या प्रोसीजर है?
इसके बनाने के लिए बहुत ही सरल प्रोसीजर है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा बैंकों को इसकी दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और इसमें किसान को एक अपना फॉर्म भरकर अपनी जो KYC डॉक्यूमेंट्स हैं, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, ये जमा करना होता है अपने लैंड रिकॉर्ड के साथ और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के बाद अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सब तरीके से सही है तो बैंक आपको 14 दिन के अंदर आपको KCC कार्ड जारी करता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो एक कार्ड पर राशि दी जाती है वो कितनी है? जी बिल्कुल, ये वेरी करती है। जैसे मैंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड में अल्प अवधि और दीर्घ अवधि दोनों के ऋण सम्मिलित हैं। तो अल्प अवधि की जो लागत होती है वो जो उसका जो आकलन किया जाता है वो किसान के पास कितनी ज़मीन है और वो उस ज़मीन में क्या खेती करना चाहता है इसके आधार पे तय होती है। तो हर ज़िले में एक स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड होता है जिसके बेसिस पे अलग अलग फसलों के एक लागत तय की जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर कोई किसान अपने खेत में, उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है और अपने खेत में वो गन्ने की खेती करना चाहता है, तो अगर उस जिले का स्केल ऑफ फाइनेंस गन्ने के लिए लागत जो है वो 30,000 रुपये प्रति एकड़ है, तो किसान की 2 एकड़ के हिसाब से पहले साल के लिए 60,000 रुपये तक की लागत तय की जाएगी। इसमें 30% अतिरिक्त और राशि शामिल की जाती है जो कि किसान के अन्य खर्चों को कवर करती है, जैसे कि उसका मार्केटिंग, विपणन का खर्चा या उसका मेंटेनेंस का खर्चा और आदि जो कंजम्पशन से, खेती से रिलेटेड कोई भी मिसलेनियस खर्चा हो वो कवर होता है। तो उदाहरण के तौर पे 60,000 रुपये अगर हम 30% और इसमें शामिल करें तो वो 78,000 की उसकी पहले साल की लिमिट बन जाएगी। इसके बाद अपने आप उसकी हर साल 10% इस लिमिट को बढ़ाया जाता है। तो ये हो गई अल्पावधि ऋण की या शॉर्ट टर्म लोन की उसकी जो लिमिट तय हो जाएगी पहले साल की। इसके अलावा अगर वो करना चाहता है, कुछ लॉन्ग टर्म निवेश भी करना चाहता है अपनी खेती में, जैसे कि वो कोई इक्विपमेंट खरीदना चाहता है, ट्रैक्टर, या फिर वो कोई डेयरी यूनिट लगाना चाहता है, उदाहरण के तौर पे वो 2 गायों की डेयरी, 2 गायों की एक यूनिट बनाना चाहता है, तो अगर 20,000 रुपये गाय का कॉस्ट, एक यूनिट कॉस्ट है जिसको इकाई की एक कॉस्ट है, तो वो 40,000 रुपये के हिसाब से वो भी उसकी KCC लिमिट में जुड़ जाएगी। तो एक हिसाब से उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की जो लागत बनेगी बैंक डिसाइड करेगा, उसके हिसाब से उसकी 1 साल की बनेगी और फिर ये हर साल रिन्यू होती रहेगी। ये भी जानना चाहेंगे आपसे हिमांशु जी कि अगर राशि एक बार ले ली है तो उसको लौटाने का प्रावधान क्या है? जी बिल्कुल, इसकी जो रीपेमेंट होती है यानी कि जो लौटाना है ये अल्प अवधि और दीर्घ अवधि के लिए अलग अलग है। तो अल्प अवधि की जो रीपेमेंट है वो जनरली बैंक डिसाइड करते हैं। आपकी जो किसान खेती कर रहा है उसकी हार्वेस्टिंग के सीजन के जो हार्वेस्टिंग पीरियड है उसके हिसाब से जनरली ये 1 साल तक की होती है और इसको बढ़ाया भी जा सकता है बैंक द्वारा या सरकार द्वारा किसी विशेष परिस्थितियों में, या कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई उसमें, पर जनरली 1 साल होती है। जो दीर्घ अवधि की है, जो निवेश से संबंधित इन्वेस्टमेंट है, वो भी जो एसेट्स किसान ने लिया है, जो खरीदा है उससे, जो भी उसके आधार पर बैंक तय करता है, पर जनरली इसको भी 5 साल के भीतर किसान को लौटाना होता है। KCC बनवाने के अगर प्रॉफिट्स की बात करें, लाभ की बात करें, तो वो क्या कुछ हैं? KCC के कई लाभ हैं। पहला लाभ जो जैसा मैंने बताया, KCC जो है भारत सरकार की एक तरह से एक स्कीम है जिसके अंदर भारत सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट का फायदा देती है। इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि भारत सरकार बैंकों को 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, जिसके द्वारा बैंक एक बहुत ही रियायती दर पर यानी कि 7% पर 3 लाख रुपए तक का किसान का KCC पे जो लोन मिलता है, 3 लाख रुपए तक 7% की जो रियायती दर है उस पे किसानों को देती है। इसके अतिरिक्त अगर किसान समय पर अपनी लोन की रीपेमेंट करते हैं तो भारत सरकार 3% का उनको और ब्याज पे रियायती देती है। तो एक तरह से इफेक्टिवली किसानों को एक बहुत ही सस्ती दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन 4% पर पड़ता है। दूसरा लाभ इसका ये है कि किसान इससे कई और भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, उनसे जुड़ सकती है। जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, जिसमें 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा मिलता है, उससे जुड़ सकते हैं। सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें बहुत ही किफ़ायती प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और परमानेंट डिसेबिलिटी का मुआवजा मिलता है, उससे भी किसान जुड़ सकते हैं। तो किसान जब अप्लाई कर रहे हैं KCC के लिए तो अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं फॉर्म पे, और अगर वो चाहते हैं तो उनके फिर KCC अकाउंट से ही इनकी प्रीमियम एनुअली कटती रहेगी।
तीसरा इसका फायदा ये है कि इससे जो भारत सरकार की जो फसल बीमा योजना है उस केसीसी के थ्रू ही उसमें ही शामिल हो सकते हैं, उसका प्रीमियम भी केसीसी के थ्रू कट सकता है। चौथा, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सरल प्रक्रिया है, बहुत सुविधाजनक है, बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं है इसमें किसान को, और कि इसको काफी सरल बनाया गया है। और पांचवा, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, किसान को जैसे वो डेबिट कार्ड यूज करता है अपनी पेमेंट करने के लिए और अपना पेमेंट किसी को करने के लिए या अपना मूल्य निकालने के लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे वो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या पैसा निकाल सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, ब्रांच जाके कर सकते हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से कर सकते हैं, पॉस मशीन में स्वाइप करके कर सकते हैं। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल इसको बनाया गया है। और आखिरी रूप में मैं भी कहना चाहूँगा कि कई इसके प्रोसेसिंग चार्जेस भी, जैसे 50,000 तक की केसीसी पे कोई चार्जेस नहीं है, बैंकों को निर्देशित किया गया है। बैंकों को ये भी सलाह दी गई है कि जो सीमांत और जो छोटे किसान हैं, यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिनकी 2 हेक्टेयर से कम की खेती है, उनके लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज ना लगाया जाए। तो ये बहुत सारे फायदे हैं जिससे किसान लाभान्वित हो सकते हैं इससे जुड़कर। हिमांशु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और ये इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को, अन्य तमाम दर्शकों को मुहैया कराई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको कैसी लगी हमारी ये पहल, बताइएगा जरूर। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी यही कोशिश रहेगी कि देश का हर एक किसान स्मार्ट और डिजिटल किसान बने। अगर आप प्रोग्राम से जुड़ा कोई सवाल या कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।